बस मम्मी जी, अब और दखल नहीं। राकेश अपने ऑफिस से घर बहुत जल्दी आ गया और चुपचाप सोफे पर बैठ गया और किसी गहन सोच में डूब गया था। सुमन अपनी माँ से बात करते हुए अपने कमरे से बाहर निकली। तभी सुमन की नज़र राकेश पर पड़ी। अपनी माँ के फ़ोन को काटते हुए बोली, अरे आप कब आए? मुझे आवाज़ भी नहीं दी। क्या बात है? ऑफिस में सब ठीक तो है ना? मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप आजकल बहुत उदास रहते हैं। सुमन, तुम तो जानती ही हो कि पिताजी के जाने के बाद माँ कितनी अकेली हो गई है और ऊपर से अब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं सोच रहा हूँ कि अब माँ को इस महीने यहाँ ले आता हूँ। माँ इस घर में हमारे साथ रहेंगी तो बाबू के साथ उनका दिल लगा रहेगा। बाबू को भी दादी का प्यार मिल जाएगा और तुम्हें भी उसे संभालने में कोई परेशानी नहीं होगी। सुमन, बस मुझे तुमसे यही कहना है कि मेरी मम्मी को भी अपनी ही मम्मी समझना, उन्हें कभी सास मत समझना। पिताजी के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में एक खालीपन सा आ गया है। मुझसे वादा करो कि तुम उस खालीपन को भरने में मेरी मदद करोगी। अपनी माँ के लिए चिंतित राकेश ने अपनी पत्नी सुमन से कहा। हालांकि सासू माँ के साथ रहने की सुमन की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन अपने पति को मातृभक्ति को देखकर कुछ न बोल पाई। बस एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने हामी भर दी। आखिर करती भी क्या? विरोध करती तो पति की नज़र में वो खराब बनती जो वो बनना नहीं चाहती थी। अगले दिन अपनी माँ का सामान पैक करवाकर उन्हें अपने साथ घर ले आया। घर आते ही राकेश माँ से कहा, माँ, ये सिर्फ हमारा घर नहीं बल्कि आपका भी घर है और इस घर पर हमसे पहले आपका अधिकार है। ये सुनकर सुलेखा जी अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रही थी। वहीं रसोई में सुमन क्रोध में जल भून रही थी। सुलेखा जी काम में बहुत निपुण थी। उन्होंने आते ही रसोई का काम संभाल लिया, जिससे सुमन को बहुत मदद मिलने लगी। बच्चे और घर के चक्कर में सुमन अपने मायके भी नहीं जा पाती थी, जो कि उसी शहर में था। इधर माँ राकेश के पसंद का खाना बनाकर उसे खिलाती। ये सब देखकर सुमन खुश भी होती और नाराज भी होती। एक दिन सुमन अपने पति से बोली, अच्छा, अब तो मैं मायके जा सकती हूँ। अब तो मम्मी जी आ गई है तो मैं अपनी माँ से मिल आती हूँ। और वो अपने बेटे को लेकर मायके चली गई। सुमन की माँ बोली, बेटा सुमन, ये तुमने अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गई। कम से कम तुम्हारी सास के आने से तुम्हें कुछ फ़ायदा तो हुआ, वरना तुम तो घर के कामों में व्यस्त रहती हो तो तुम्हें हमारे पास आने का मौका ही नहीं मिलता। सुमन बोली, माँ, वो सब तो ठीक है, परंतु आपका दामाद बिल्कुल श्रवण कुमार बन गया है। माँ के आने के बाद मानो पत्नी पर से तो ध्यान ही हट गया हो। सुमन की माँ बोली, बेटा सुमन, दामाद जी तो बहुत भोले हैं, पर अपनी सास को सीधा मत समझना। वो दूसरों के सामने सीधा बनती है, तभी तो दामाद जी को अपने उंगलियों पर नचाती है। तुम चौकन्ना रहना, उनके माया जाल में मत फंसना, वरना तुम्हें भी अपनी उंगलियों पर नचाएगी। ज़्यादा परेशान करे तो उन्हें गांव का रास्ता दिखा देना। जब उसकी माँ ये अनमोल ज्ञान बेटी को दे रही थी तो सुमन के पिता बोले, बेटी मायके आई नहीं कि तुम इसे घर तोड़ने की बात कर रही हो। बेटा सुमन, तुम माँ की बातों में आकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारना। उसकी माँ ने पति को बाहर जाने को कह दिया और वो भी चुपचाप वहाँ से चले गए। सुमन का मायके आना जाना लगा रहता। कुछ रोज बाद राकेश का जन्मदिन आया। सुमन मायके में थी और राकेश उसे मायके लेने गया। उस रोज सुलेखा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो बेड पर लेटे लेटे उन पुराने दिनों को याद करने लगी कि कैसे मैं अपने बेटे के लिए केक बनाती थी, उसे सरप्राइज देती थी। वो कितना खुश हो जाता था।
इतने साल बाद मुझे मौका मिला है तो क्यों न थोड़ी हिम्मत करके फिर से वो पल जिए। उन्होंने अपने बेटे के लिए केक और उसके पसंद के खाने की चीज़ें बनाने में जुट गई। उसकी एक मुस्कुराहट पर अपनी सारी थकान भूल जाती थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो लगी थी सभी चीज़ों की तैयारी कर। सुलेखा जी मन ही मन खुश हो रही थी कि बेटा पुराने दिनों को याद करके खुश हो जाएगा। 1 घंटे बाद जब वो आया तो पूरे घर में खाने की व्यंजनों की खुशबू आ रही थी। सुलेखा जी ने फटाफट खाने की सारी चीज़ें टेबल पर लगाई और रसोई से केक लाकर राकेश को बोली, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो बेटा, ईश्वर तुम्हें मेरी भी उम्र दे दे। राकेश ने केक काटा। सुलेखा जी ने राकेश को केक खिलाया और खाने की तरफ जैसे ही इशारा की, सुमन बोली, मम्मी जी इतना खाना बनाने से पहले एक बार पूछ तो लेती, हम तो बाहर से इनका बर्थडे सेलिब्रेट करके आ रहे हैं। सुलेखा जी हैरान से बेटे की तरफ देखने लगी। राकेश बोला, माँ इसकी बहनों ने पार्टी मांगने लगी तो इसलिए हमें बाहर ही खाना पड़ा, लेकिन आपके बनाए हुए केक से अच्छा वहाँ का केक नहीं था। बेटे की इतनी ही बात से सुलेखा जी खुश हो गई और बेटे को केक खिलाई। फिर छोटा सा टुकड़ा जैसे ही बाबू को खिलाने लगी, सुमन झट से बाबू को वहाँ से उठा ली और बोली, मम्मी जी इसे कुछ मत दीजिए, इसे मैं खाना खिलाकर लाई हूँ। और सुमन बाबू को लेकर कमरे में चली गई। राकेश माँ का दिल रखने के लिए उनके साथ बैठ गया और उनकी खुशी के लिए एक रोटी और सब्जी खाई, जिसे देखकर सुलेखा जी का मन तृप्त हो गया। वहीं दूसरी तरफ सुमन गुस्से में तप रही थी। खाना खाकर राकेश कमरे में गया तो सुमन मानो बंदूक लेकर बैठी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम खाना पहले ही खा चुके थे, यहाँ खाने की क्या ज़रूरत थी। राकेश बोला, अरे माँ ने प्यार से बनाया था इसलिए एक रोटी खा लिया। सुमन बोली, अच्छा जी तो यही नियम हर जगह क्यों नहीं लागू करते हो। याद है पिछली बार जब आप मेरे मायके मुझे छोड़ने गए थे, मेरी माँ ने आपके लिए कितना कुछ बनवाया था। आपने क्या कहा था, पेट भरा हुआ है, और आज भरे हुए पेट में अपनी माँ के बने खाने के लिए जगह बना ली। वहाँ भी अगर जगह बना लेते तो क्या इज्जत घट जाती। राकेश सुमन पर भड़क उठा और बोला, हर बात को गलत मोड़ देती हो। तुम भूल रही हो कि मेरी माँ ने खुद अपने हाथों से खाना बनाया और वहाँ तुम्हारी माँ ने नौकरों से खाना बनवाया था। मेरी माँ बीमार होते हुए भी मेरी खुशी के लिए ये सब की है, और मैं भी तो तुम्हारे साथ खाकर आया हूँ, फिर इतना क्यों चिल्ला रही हो। और हम बाहर पार्टी करके आए, इससे भी माँ को कोई एतराज़ नहीं था, फिर भी तुम मुंह फुलाए बैठी हो। सुमन बोली, आपको तो बस आपकी माँ की खुशी की पड़ी है, बीवी और उसके परिवार की खुशी की कोई चिंता नहीं है। अरे मैं कहती हूँ आपकी माँ को समझना चाहिए कि बच्चों की खुशी में ही उनकी खुशी है। उन्हें पता था कि हम देर से आएंगे तो ये सब तामझाम करने की क्या ज़रूरत थी। देर रात तक दोनों पति पत्नी में बहस होती रही। ये सारी बातें सुलेखा जी सुन रही थी। सुलेखा जी बहू की बातों को सुनकर बहुत हैरान थी, क्योंकि आज तक वो गलत फहमी में थी कि उनकी बहू उनकी बहुत इज्जत करती है, पर यहाँ तो सुमन के मन में उनके लिए बस जहर ही जहर था। कमरे में बैठी सुलेखा जी सोच रही थी कि आखिर बेटे की बात मानकर वो शहर आई ही क्यों। वे उन दिनों को याद करने लगी जिस दिन सुमन उनके घर बहू बनकर आई थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि वे सुमन को बहू नहीं बेटी समझती थी। आज बहू का यह रूप देखकर चौंक गई थी। हफ्ते भर घर में शांति छाई रही। फिर एक दिन सुमन सुलेखा जी से बोली, मम्मी जी मेरे भाई भाभी विदेश में रहते हैं, वो घर आए हुए हैं, तो पूरा परिवार रात के खाने पर आ रहे हैं और हम लोग भी तो हैं, कम से कम 15 लोग तो हो ही जाएंगे। सब के लिए खाना बनाकर रखिएगा।
मैं मार्केट जा रही हूँ, सबके लिए गिफ्ट लेकर आती हूँ। इतने दिन बाद भाई भाभी मेरे घर आ रहे हैं। सुलेखा जी बोली, बहू इतने लोगों का खाना बनाना है इतने कम समय में, ऊपर से तुम भी नहीं रहोगी हाथ बटाने के लिए। कुछ दिन पहले तुम जोमेटो से खाना मंगवाई थी, इसका मतलब उसका खाना भी अच्छा रहता है। सुमन बोली, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उन्हें बाहर का खाना सूट नहीं करता। वैसे भी मेरे भाई भाभी क्या सोचेंगे कि अपने घर पर खाने पर बुलाया और बाहर का खाना खिला रही है। अपने घर के खाना का तो बात ही अलग होता है। सुमन के कहने पर सुलेखा जी खाना बनाने को तैयार हो गई और दोपहर से ही रात के खाने की तैयारी में जुट गई। लगातार काम करने की वजह से उनको थकान महसूस होने लगी, फिर भी वो लगी रही। एकाएक उन्हें चक्कर आने लगा तो वो जाकर सोफे पर बैठ गईं और आराम करने लगी। तभी राकेश घर में आया। बेटे को देखकर जैसे ही सुलेखा जी उठी, चक्कर खाकर गिर गई। बेटे ने जैसे तैसे माँ को उठाया और अस्पताल ले गया। वहाँ जाकर पता चला उनका बीपी बहुत लो है। राकेश ने अस्पताल से सुमन को फ़ोन किया और कहा, आज डिनर का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, न जाने यहाँ से कब छुट्टी मिलेगी। सुमन ने डिनर का प्रोग्राम तो कैंसिल कर दिया, परंतु सुमन गुस्से से कांप रही थी। 2 घंटे बाद राकेश अपनी माँ को घर लेकर आया और फ्रेश होने चला गया। सुमन उनका हाल तक नहीं पूछी, बल्कि उल्टा उन पर चढ़ गई और उनको खरी खोटी सुनाने लगी। आपकी ऐसी कैसी तबीयत खराब हुई जो 2 घंटे में ही ठीक हो गई? ऐसे तो आप बड़ी अच्छी बनती हैं, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरे घर वालों का आना आपको पसंद ही नहीं है? सुलेखा जी बोली, बहू क्या मेरी जगह अगर तुम्हारी माँ होती तब भी उनकी खराब तबीयत को नाटक तुम कहती? नाराज सुमन अपने कमरे में चली गई। उसके बाद तो वो सीधे मुंह कभी सुलेखा जी से बात भी नहीं करती थी। सुलेखा जी को बहू का ऐसा रूखा व्यवहार खलने लगा था। अब उस घर में उनका दम घुटता था। वो कई बार राकेश को गांव भेजने की बात करती, परंतु राकेश हर बार टाल देता। इधर उनके पोते भी तो दादी से इतना घुल मिल गया था कि उनके बिना नहीं रहता, बल्कि अब वो सुमन के साथ नहीं बल्कि सुलेखा जी के साथ सोता था। इस बच्चे के सहारे सुलेखा जी वक्त काट रही थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सुमन अब बच्चे को सुलेखा जी के भरोसे छोड़कर शॉपिंग करती, घूमने जाती। एक रोज बाबू पानी से खेल रहा था। सुलेखा जी उसे मना कर रही थी, पर बच्चा मान नहीं रहा था। खेलते खेलते कब उसने कमरे में पानी गिरा दिया पता न चला। फिर थक हार कर दादी से खाने की जिद करने लगा। सुलेखा जी रसोई में उसके लिए बिस्कुट लेने गई। अचानक उनका पैर पानी पर पड़ा और वो गिर पड़ी। उनकी कमर में बहुत चोट आई। वो उठने में असमर्थ हो रही थी। बहुत कोशिश करके वो फ़ोन तक पहुंची और फ़ोन करके राकेश को अपना हाल सुनाई। राकेश भागा भागा आया, माँ को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और सुमन को फ़ोन किया। कहाँ हो? अभी के अभी घर आओ, माँ गिर गई है। सुमन की सहेली बोली, अब क्या कर दिया तुम्हारी सास ने? सुमन बोली, जब से आई है कुछ न कुछ बहाना करके यहाँ से खिसक नहीं रही है। अब गिरने का बहाना लगाकर बैठ गई। न जाने ये माँ बेटा मुझे चैन से जीने भी नहीं देंगे कि नहीं। फिर से अस्पताल का खर्चा होगा। इतना कहकर सुमन घर की तरफ चली गई। सुमन के आने पर राकेश माँ को डॉक्टर के पास ले गया। पूरी जांच करवाई तो डॉक्टर ने कहा इनकी कमर में थोड़ी चोट आई है
वैसे तो घबराने की कोई बात नहीं है, पर इन्हें बेड रेस्ट लेना होगा। राकेश घर आकर बोला, माँ का खास ख्याल रखना होगा। एक काम वाली लगा लो ताकि तुम्हें भी कोई दिक्कत ना हो, पर माँ को कोई भी काम करने मत देना। राकेश की हिदायत पर सुमन अब सुलेखा जी से कोई काम नहीं लेती थी, पर हमेशा खींची खींची सी रहती थी। धीरे धीरे समय बीता, सुलेखा जी की तबीयत ठीक होने लगी। सुमन की माँ फ़ोन करके बेटी का हालचाल पूछती, परंतु कभी समधन से ये नहीं पूछती कि आपकी तबीयत कैसी है। ये बात राकेश से छुपी हुई नहीं थी, परंतु घर के शांति के लिए वो कुछ नहीं कहता था। अब सुलेखा जी पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी। अब वो गांव जाने की जिद करती थी। राकेश बोला, माँ अब यहीं आपका घर है, अगर हमारे गैर हाजिरी में आपको वहाँ कुछ हो जाता तो बताइए कौन ख्याल रखता। माँ बेटे का प्यार देखकर सुमन को फिर गुस्सा आने लगा। एक रोज राकेश की छुट्टी थी, सुमन को किटी पार्टी में जाना था। बाबू उसके पास खेल रहा था। सुमन सोची कहीं बेटे की वजह से उसकी पार्टी न खराब हो जाए, इसलिए उसने अपना फ़ोन ऑन करके बेटे को दे दिया और तैयार होने लगी। सुमन को देरी होने लगी तो जल्दीबाजी में वो अपना फ़ोन बेटे के पास ही छोड़कर निकल गई। वीडियो देखते देखते बाबू सो गया। राकेश को हैरानी हुई, क्योंकि सुमन अपना फ़ोन उसे छूने तक नहीं देती थी। राकेश की जिज्ञासा बढ़ी और वो सुमन का फ़ोन लेकर अपने कमरे में चला गया। जैसे ही उसने फ़ोन का व्हाट्सएप खोला, उसमें उसकी सास के कई वॉइस मैसेज आने लगे। राकेश ने उसे खोला तो उसकी सास की आवाज़ आई, बेटी तेरी सास कब जाएगी? उनके रहते तो हम भी वहाँ नहीं आ पाते, और ना ही तुम हमारे पास आकर रहती हो। न जाने ये बीमारी कब तुम्हारे घर से जाएगी। मैं तो कहती हूँ उन्हें अब चलता करो, और दामाद बाबू अगर रोके तो उन्हें कहना कि मैं मायके चली जाऊंगी। औरत की ये धमकी पतियों को कमज़ोर कर देती है। मेरी बात मानो, एक बार कहकर देखो। राकेश को अपने कान पर भरोसा नहीं हो रहा था। उनके मन में उसकी माँ के लिए इतना जहर भरा है। राकेश की जिज्ञासा बढ़ी। उसने पुराने मैसेजों को पढ़ना शुरू किया तो उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसकी पत्नी ने अपनी माँ को पहले जो कुछ लिखा था उसे पढ़कर वो हैरान था कि उसकी पत्नी उसकी माँ को बोझ समझती है, और अपनी माँ के कहने पर वो सुलेखा जी से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। ये सब सोचकर राकेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो सुमन के घर लौटने का इंतजार करने लगा। सुलेखा जी बाबू को कमरे में सुलाने आई तो बेटे का तमतमाते चेहरे को देखकर कारण पूछी। राकेश ने माँ से कुछ नहीं छुपाया और सब कुछ बता दिया। सुलेखा जी बोली, बेटा तुम्हें मेरी सौगंध, बहू से कुछ मत कहना। मैं तो कब से कह रही हूँ मुझे गांव भेज दो। मेरे जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी गृहस्थी मेरी वजह से खराब हो, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तभी सुमन घर लौट कर आई और बोली, आप सब मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? राकेश मुस्कुराता हुआ उसका फ़ोन उसके हाथ में दिया। एक पल को सुमन डर गई कि कहीं पोल तो नहीं खुल गया। राकेश ने जब कुछ नहीं कहा तो वो निश्चिंत हो गई। अगली सुबह रविवार था। राकेश बोला, सुमन चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। ये सुनकर सुमन खुश हो गई। बेटे को फटाफट तैयार की और बिना नाश्ता किए ही मायके जाने के लिए तैयार हो गई। अचानक आई हुई बेटी दामाद को देखकर सुमन के पिता बोले, अरे वाह, आज तो दामाद बाबू ने हमें सरप्राइज दिया। आइए आइए, अरे इनके लिए चाय नाश्ता की व्यवस्था करो। राकेश बोला, नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं तो बस आपको आपकी अमानत लौटाने आया हूँ। ये बात सुनकर सबके साथ सुमन भी हैरान हो गई। ससुर जी बोले, कौन सी अमानत? राकेश बोला, 4 साल पहले जो आपने बेटी मुझे अमानत के तौर पर दी थी,
मैं उसे लौटाने आया हूँ। सुमन गुस्से में बोली, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता से ऐसे बात करने की? ससुर जी बोले, बेटा साफ साफ बताओ बात क्या है? राकेश बोला, बेहतर होगा आप ये बात अपनी पत्नी और बेटी से पूछें, क्योंकि अब मेरे घर में आपकी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। सुमन की माँ गुस्से में बोली, दामाद जी, मैं देख रही हूँ जब से आपकी माँ आई है आप हम लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। आखिर आपकी समस्या क्या है, बताएंगे? बोला, समस्या तो आप हैं सासू माँ, जो आप अपनी बेटी का घर बसने ही नहीं देना चाहती हैं। आप की कारनामा अब मुझसे छुपी नहीं है। सुमन की माँ को लगा कि अब उनकी पोल खुल गई है, तो उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। सुमन बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? राकेश बोला, क्यों, तुम मेरी माँ के साथ बुरा व्यवहार कर सकती हो और मैं तुम्हारी माँ से कुछ कह भी नहीं सकता? वो बोली, मैंने कब तुम्हारी माँ के साथ बुरा व्यवहार किया और इस सब में मेरी माँ बीच में कहाँ से आ गई? राकेश बोला, ससुर जी, आज दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। कहिए अपनी बेटी से अपना फ़ोन खोले और अपनी माँ से की हुई बातचीत आपको बताएं। ये सुनकर सुमन हड़बड़ा गई और अपना फ़ोन छुपाने लगी। जब पिता ने चिल्लाकर बेटी से कहा, तब उसने फ़ोन खोल कर दिया। सारी बात जब सबके सामने आई तो राकेश ससुर से बोला, ससुर जी, सासू माँ यहाँ से बैठे बैठे मेरे घर पर कंट्रोल कर रही हैं। ये कहाँ तक सही है? अरे अगर बेटी के बिना मन नहीं लगता तो रखो उसको अपने मायके में, पर मेरे घर में तो शांति रहने दीजिए। यही काम अगर आपका बेटा और बहू आपके साथ करे तो आपको कैसा महसूस होगा? उस समय तो आप अपनी बहू पर दोषारोपण करेंगी। अरे अपनी बेटी अच्छी लगती है और दूसरों की माँ और बेटी आपको बुरी लगती है? सुमन के पिता ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा और बोले, मैं सोचता था उम्र होने पर तुम संभल जाओगी, पर नहीं, तुम कभी नहीं सुधर सकती। अपनी बेटी के घर गृहस्थी को बर्बाद करने पर तुली हो। यही कारण है कि हमारा बेटा बहू हमारे साथ नहीं रहते। अरे जिसके मन में खुद खोट हो वो दूसरों को क्या ही सलाह देगा? और सुमन, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और तुम्हें सही गलत का ज्ञान नहीं है। सुमन ने अपनी सास के लिए अपशब्द कहा। राकेश ने एक जोर का थप्पड़ उसे मारा और बोला, ये पहला और आखिरी दफ़ा होगा जब मेरी माँ के लिए तुम गलत शब्द का इस्तेमाल की हो। मैं तुम्हारे माता पिता का लिहाज करके अब तक चुप था, पर अब और नहीं। मैं अपने घर में किसी और की दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। राकेश के ससुर ने बात को संभालते हुए कहा, दामाद बाबू, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इसकी माँ की किए की सज़ा आप मेरी बेटी को मत दीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शायद मेरी पत्नी की इसी व्यवहार के कारण मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता। पिता की झुकी हुई गर्दन देखकर सुमन को खुद पर शर्म आने लगी। ससुर को हाथ जोड़ते देख राकेश बड़ी विनम्रता से बोला, आप मुझसे बड़े हैं, ये मत कीजिए। क्या करूं, मुझसे सहन नहीं हो रहा था कि मेरे परिवार और मेरी माँ के खिलाफ कोई साजिश करे। मैं आपके कहने पर सुमन को वापस ले जा रहा हूँ, पर दोबारा अगर ऐसी घटना हुई तो शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगा। इतना कहकर राकेश जाने लगा। पिता ने सुमन को इशारा किया तो वो अपने बेटे को लेकर उसके पीछे पीछे चल दी। कुछ घंटे बाद सुमन के मम्मी पापा बेटी के ससुराल पहुँचे। उनकी गर्दन झुकी हुई थी। माँ बेटी ने सुलेखा जी के सामने हाथ जोड़कर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी।
उसके पिता ने आश्वासन दिया कि भविष्य में अब कभी भी हमारे परिवार की तरफ से आपके परिवार में दखलंदाजी नहीं होगी। सुलेखा जी ने अपना हृदय विशाल किया और अपनी समधन और बहू को माफ़ कर दिया। सुलेखा जी को उनके घर मान और सम्मान के साथ प्यार भी मिलने लगा। तो अंत भला तो सब भला। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त करें। थैंक यू।